जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.13 टॉपिक में, 3.13 टॉपिक में। और आज का टॉपिक है वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो आरडीएसओ एक रेलवे का रिसर्च विंग है। इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आरडीएसओ रिसर्च विंग है। और इन्होंने घोषणा करी है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा आपसे स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं ये स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या क्या चीज़ है। ये वन नेशन वन स्टैंडर्ड है क्या चीज़ बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन ये हम हर जगह हम लोग को यूज करना है, इंट्रो में हम लोग ये डाल सकते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल इन डिफरेंट मार्केट्स। मतलब अलग अलग मार्केट में अगर कोई गुड एंड सर्विस है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने वाला प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं वन नेशन वन स्टैंडर्ड क्या चीज़ है। तो ये जो आइडिया है ये BIS, ठीक है, BIS इसको डेवलप किया था। मैं BIS का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो मैं BIS का हल्का सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। ठीक है, ये सेटअप हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में सेटअप हुआ था। और इसके अंदर 500 साइंटिफिक ऑफिसर्स है, बहुत सारे ऑफिसर्स, लेकिन 500 साइंटिफिक ऑफिसर्स है। ठीक है, BIS एक्ट आया था 2016 में, उसके अकॉर्डिंगली इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का पे काम करता है, किस तरीके से हम लोग नेशन में स्टैंडर्डाइजेशन लेके आए। और ये जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड है, इसी का आइडिया है, इसी का मिशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिस आइडिया इज टू डेवलप वन टेम्पलेट फॉर स्टैंडर्ड फॉर वन गिवन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल एजेंसीज सेट इट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो आप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप ये लिख लीजिए, ये वहाँ पर भी ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है और बहुत ही इफेक्टिव है, इसको हम लोग इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यही है। अगर आप स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं तो आपको वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा और अपने जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, हम लोग देखेंगे क्या चीज़ होता है, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, हम जानते हैं फसाई, हर मैगी वगैरह में देखे होंगे फसाई लिखा रहता है। उसके बाद ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो सेक्टर है ना, ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन पे काम करता है। जिस तरह से मैगी जानते हैं, मैगी 10 रुपया हर जगह मिलता है। ठीक है, तो ऐसा है, इसको यूनिफॉर्मिटी लाया गया है क्योंकि फसाई उस पर काम करता है। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल, अगर यहाँ पर 1.5 लाख में कोई बाइक मिल रहा है तो मुंबई में भी 1.5 लाख में वही बाइक मिलेगा, उतना में ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का इंडिया इंटरनेशनली क्या इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस फॉर द प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड इन द एनेक्स 3 ऑफ WTO TBT एग्रीमेंट। तो आप एनेक्स 3 आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो WTO TBT एग्रीमेंट आपको याद रहेगा। इसका फुल फॉर्म है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT। तो इसका एक कोड है, मतलब रेगुलेटरी या फ्रेमवर्क कुछ बोल लीजिए, कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस फॉर द प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इंडिया इसको साइन किया है, इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और भी इनिशिएटिव है जो इंडिया लिया है, लेकिन ये इंटरनेशनली इनिशिएटिव है। वो आगे जो मिलेगा आपको डोमेस्टिक इनिशिएटिव मिलेगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से गोल्ड में हम लोग यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए काम किए हैं। अभी जो जून 16, यही वाला जून 16 जो अभी पार हुआ, इसमें जो है एक मैंडेटरी कर दिया गया कि 14, 18 और 22 कैरेट का ही गोल्ड बिकेगा। ठीक है, इसके ऊपर मतलब 15, 16 जो भी बिकता था वो सब कैंसिल। ठीक है, 14, 18, 22 कैरेट का ही गोल्ड बिकेगा। लेकिन इसमें कुछ एक चीज़ों को माइनस कर दिया गया, जैसे वॉच, फाउंटेन पेन और भी कुछ है, कुंडन वगैरह। लेकिन आप 2 एग्जांपल याद कर लीजिए, दोनों सबसे आसान मैंने पॉइंट कर दिया है, ये दोनों याद करना सफिशिएंट होगा। ठीक है, 2 एग्जांपल जस्ट मोर देन सफिशिएंट, सॉरी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ अराउंड 40% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी इज बीइंग हॉलमार्क्ड करेंटली। तो 40% यूनिफॉर्मिटी गोल्ड ज्वेलरी में ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया BIS सिंस 2000 से कोशिश कर रहा है कि ज्वेलरी में
यूनिफॉर्मिटी लाया जाए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि BIS तो भाई 2016 में ये बना था, तो अब 2000 में कैसे लेके आया है? तो मैं बता दूं आपको कि BIS जो है पहले एक बिल था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, तो उस पर वो फॉर्म किया था। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड बिल 2016 में जो बिल आया उसके बाद BIS को नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, ठीक है। और ये जो मिशन है उसका वन नेशन वन स्टैंडर्ड, इसको फॉलो किया, ठीक है। तो ऑलरेडी ये था, लेकिन अभी उसको नेशनल बॉडी घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो अराउंड 40% ऑलरेडी है और उसको कंप्लीट करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट क्या है हॉलमार्किंग का, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा ज्वेलरी का, कि हाँ भाई ये क्रेडिबल चीज़ है, कोई हमको लूट मार नहीं कर रहा, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत प्राइस बहुत महंगा चीज़ होता है, ठीक है। तो एंड प्रोटेक्ट द अगेंस्ट लोअर कैटरेज, मतलब प्योरिटी ऑफ गोल्ड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा होता है ना, किसी को भी बेवकूफ़ बनाया सकता है। और गोल्ड का आप जैसे कपड़ा छू कर लेडीज़ लोग देख लेती है कि भाई अच्छा है खराब है, लेकिन गोल्ड को छू के कैसे देखेगी ठीक है। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज़ आगे, अब देखते हैं बेनिफिट्स, ठीक है। ONOS वन नेशन वन स्टैंडर्ड का बेनिफिट्स क्या है? तो सबसे पहली बात तो कि ये इंडिया का जो ब्रांड है उसको बूस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनली जो भी स्टैंडर्ड उसको फॉलो करेंगे, उसके साथ में मिलकर काम करेंगे, तो हम लोग का एक क्रेडिबिलिटी बनेगा कि हाँ भाई ये सही कंट्री है, अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो हम लोग का ब्रांड अच्छा बनेगा। अब ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर हम लोग उसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर का, जैसे देखें हम लोग, तो और भी जो भी सेक्टर्स है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में उन कंपनीज के साथ हम लोग compete कर पाएंगे, साथ में काम कर पाएंगे, उनका सप्लाई चेन को यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी बन जाएगी कि हाँ भाई ये क्रेडिबल चीज है, क्योंकि वन नेशन वन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, एक ही स्टैंडर्ड है इसका प्रोडक्ट का और मेरा प्रोडक्ट का, तो हाँ भाई ठीक है यूज करो, ठीक है। बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर को बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जैसे एक प्रोडक्ट है तो उसको एक ही दाम मिलेगा, क्वालिटी सही मिलेगा, क्योंकि उसको वन नेशन वन स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गया है। कोई उसको खराब, जैसे आम है तो कोई खराब आम, कोई सड़ा हुआ आम, कोई अच्छा नाम आम बेच रहा है, लेकिन मैगी है तो मैगी तो सबके लिए बराबर है ना, तो ठीक है। इसी तरीके से वन नेशन वन स्टैंडर्ड कर दिया गया, एक ही स्टैंडर्ड रहेगा, और वो स्टैंडर्ड जो है अच्छा रहेगा, डिटरमाइन किया जाएगा जो फसाई वगैरह है जो भी, ठीक है। मतलब फूड सेक्टर में फंसाई है, और भी सेक्टर में जो भी है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो रिडक्शन इन कॉस्ट, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, जिस तरीके से मैगी हम लोग जानते हैं उस तरीके से ईपी भी आया है, तो उसी को सेक्टर में आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट सही मिलेगा, एक ही दाम में सब कुछ मिलेगा। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, जिस तरीके से मैगी और ईपी एक दूसरे से कम्पीट करते रहता है, उसी तरीके से क्वालिटी में अच्छा होगा, और दो बिल्ली लड़ेगी तो बंदर फायदा उठाएगा, मतलब हम लोग फायदा उठाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर फायदा उठाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक टेम्पलेट टू वर्क, अगर आपको एक बेसिक टेम्पलेट दे दिया जाए, ठीक है, कि आपको इतना तो कम से कम बनाना ही है, तो आप क्या करोगे, इतना तो बनाओगे, उससे अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, ताकि हम compete कर पाए अपने कंपिटिटर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेक इन इंडिया दिया, आप मेक इन इंडिया डाल दो, मेड इन इंडिया डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब कहीं भी आपको इनोवेशन का या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी डालना हो तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया डाल सकते हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक टेम्पलेट, हमने देख लिया कि आपको अगर बेसिक टेम्पलेट मिलेगा तो आप उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे, कम से कम उतना करोगे, ठीक है, वो बेयर मिनिमम रहेगा, उससे और अच्छा करोगे तो हम लोग को फायदा होगा, और इनोवेशन होगा, उससे अच्छा करना चाहोगे तो मतलब क्या इनोवेशन कर रहे हो आप, ठीक है। प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी हम लोग थे कि पहले अगर हम लोग को सर्टिफिकेशन लेना होता था तो हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन अभी हम लोग का जो BIS है, अगर हम लोग का वन नेशन वन स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, तो मतलब फॉलो करवाएगा अलग अलग सेक्टर से, तो हम लोग इंडिया में ही सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमसे ले लो, ठीक है। एक्सेस टू फाइनेंस, अब देखिए बैंक्स जो है देखे कि हाँ भाई अब प्रोडक्ट सही है, सबका स्टैंडर्ड सही है, इनोवेशन हो रहा है, दाम अच्छा है, तो भाई माल तो बिकेगा, और माल बिकेगा तो कंपनी कमाएगी, तो क्यों नहीं हम इसको लोन देके हम भी थोड़ा कमा लें, ठीक है। तो फाइनेंस होगा, लोग कंपनीज को फाइनेंस मिलेगी तो और अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और अच्छा इनोवेशन होगा उस सेक्टर में। अब देखते हैं इश्यूज क्या, लैक ऑफ रेगुलेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेगुलेशंस तो है नहीं भाई, रूल तो बनाए थे लेकिन फॉलो करने वाले कोई है नहीं, ठीक है रेगुलेशंस नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है HACCP, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जो फूड इंडस्ट्री के लिए लाया गया था, उसको मतलब अडाप्ट नहीं कर रहा है इंडिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया है भाई, इंडिया में ऐसे होता है, सब कुछ स्लो होता है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे तो 2 महीने लग जाता है,
तो ये सब क्या चीज़ है। पुअर टेस्टिंग फैसिलिटीज, अगर आप एक स्टैंडर्ड सेट भी कर देते हो तो कौन इंश्योर करेगा कि ये आप सही जो बंदा बना रहा है, कंपनी बना रहा है, ये सही बना रहा है कि नहीं बना रहा। उसको टेस्ट करने के लिए आपको फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास उतना अच्छा से नहीं है। दिस इज लैक ऑफ फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल कैरेक्टर। कोई ये भाई हम लोग के जो फौजी लोग हैं वो सबको छोड़ करके बहुत कम ऐसे लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल फीलिंग नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है लोगों के लिए। हाँ भाई, हम लोग एक स्टैंडर्ड बना देंगे तो देश का भला होगा, देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जीडीपी ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ सोचता नहीं है। सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। और पुअर अवेयरनेस, तो पुअर अवेयरनेस तो इसमें भी आ गया, लेकिन पुअर अवेयरनेस एक अलग लेवल का होता है जो गांव में होता है। अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन भी कुछ होता है तो मालूम नहीं है हमको। तो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इंडिया में, ठीक है। मतलब नाम के लिटरेट लिखना आ गया तो लिटरेट बन गया, लेकिन नॉलेज तो बहुत कम लोगों को होता है ना, ठीक है। अब देखते हैं इनिशिएटिव क्या है। ऊपर हमने देखा था एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था, ठीक है, और मतलब WTO TBT इनिशिएटिव था। और यहाँ पर इंडिया जो इनिशिएटिव लिया है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो एक स्टडी था, मतलब बेसिकली वही अलग अलग सेक्टर को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाया गया था, ठीक है। और जो 20 है, बोल सकते हैं कि 20 जो 17 डिवीजन काउंसिल को सेटअप किया है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पहचान इनिशिएटिव क्या किया है गवर्नमेंट ने, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये पहचान इनिशिएटिव लेके आया था। और इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने 22.85 लाख आर्टिजन को इसमें रजिस्टर किया और उसको हेल्प किया अपने प्रोडक्ट्स को यूनिफॉर्मिटी लाने में और उसको सही तरीके से उनका प्राइस देने में और इनोवेशन लाने में, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स एक होता है, मुझे मालूम नहीं क्या चीज़ होता है ये, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री इशू करती है। जिससे मान लीजिए कि फूड कंज्यूमर जो मिनिस्ट्री, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर एंड करके कुछ है यहाँ पर, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक मिनिस्ट्री, इसमें मान लीजिए कि ये जो है अपना जो फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनमें कैसे स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, उस पर ऑर्डर इशू करेगी। तो उस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ें ऑर्डर इशू करती है। अब देखते हैं वे फ्रॉड में क्या। वे फ्रॉड में देखिए, इंकरेजिंग सेटिंग अप न्यू SDO इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरिया। जिस तरीके से अभी RDSO ने बोला कि हम भाई SDO बनेंगे अब, ठीक है। SDO मतलब कि सब डिविजनल ऑफिसर नहीं भाई, SDO मतलब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऊपर लिखा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर में जिस तरीके से रेलवे अभी इनिशिएटिव लिया, उस तरीके से अलग अलग सेक्टर को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। सेटिंग अप डायनामिक मैकेनिज्म, एक अलग मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें तुरंत चेंजेस आते रहता है, इनोवेशन आते रहता है। तो उसको हल्का सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए डायनामिक मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो पूरा डायनेमिक हो, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते रहे, जिस तरीके से इनोवेशन हो उस तरीके से वो चीज़ों को चेंज करते रहे, ठीक है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे को सब लोगों का पार्टनरशिप चाहिए। जैसे BIS है, एक नेशनल बॉडी है, तो उसको एक स्टेट लेवल में भी, मतलब स्टेट लेवल में या जोन लेवल में एक बॉडी बनाना चाहिए, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए ताकि यहाँ पर भी काम हो, नीचे भी जैसे कि स्टेट और MSME जो उनको भी ऐड करना चाहिए ताकि उनका भी वैल्यूएबल सजेशंस लिया जाए, ठीक है। हार्मोनाइजिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके साथ हम लोग को हार्मोनाइज करना पड़ेगा, मतलब जैसे वो लोग बनाए हैं उसी तरह हम लोग बनाए, उसी लाइंस में, उसी तरीके से, उसी की जैसा मैच करता हुआ। आइडेंटिफाई सेक्टर्स वेयर इंडिया को पियोनियर स्टैंडर्डाइजेशन वर्क, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे फिशिंग सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर्स, सब सेक्टर्स को हम लोग को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि BIS अभी ऊपर देखे हम लोग 17 डिविजनल काउंसिल को सेटअप किया, तो 17 अलग अलग सेक्टर के लिए। तो उसी तरीके से और भी सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग को इंडिया में भाई, तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम लोग को बनाना चाहिए डिपार्टमेंट और उस पर काम करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेटिंग प्रोजेक्ट्स, जो UNO और अलग अलग बॉडी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है,
स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो हमें उस प्रोजेक्ट में साथ देना चाहिए और साथ में मिलकर के एक जो भी फॉर्मेट है, गाइडलाइंस है, उसको प्रिपेयर करना चाहिए और उसको फॉलो करने के लिए हम लोग को एग्रीमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सम स्टैंडर्ड्स अप्लाइड इन इंडिया। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप 1 2 3 कुछ भी आप याद कर लो, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 3 एग्जांपल लिख दोगे तो जस्ट मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ISI मार्क जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए है, BIS हॉल मार्क जो है ज्वेलरी के लिए है, FPO फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क जो है फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिकली फूड प्रोडक्ट के लिए, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग AG मार्क जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा आपका प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बेसिकली ई कॉमर्स के ऊपर रूल्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।